सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले अध्याय के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन और साथ साथ प्रस्तावना का अध्ययन किया था, जो अपना एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। तो आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्याय के नोट्स तैयार रखेंगे और साथ साथ अपने अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। अब आज अपन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान भाग ब के अंतर्गत लेसन है हमारा 2 नंबर, लेसन सेकंड। इस सेकंड लेसन में मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, और मौलिक अधिकारों से हर बार कोई ना कोई प्रश्न 1 नंबर का, 2 का, 4 का या 6 का पूछा जाता है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो अपन बात करते हैं मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यानी सबसे पहले इनकी परिभाषा। मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, यही सबसे पहला प्रश्न बनता है। यदि हमें मौलिक अधिकारों का पता नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो मौलिक अधिकार क्या है? किसी भी देश के नागरिक को वहाँ के संविधान द्वारा प्रदत्त, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदत्त जो अधिकार होते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अर्थात ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ध्यान रखना कौन सा, सर्वांगीण विकास, यानी ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण, सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हों, संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हो, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा है। आपको 1 नंबर की या 2 नंबर की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा दीजिए, मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है, मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। तो वे अधिकार, ऐसे अधिकार जो देश के नागरिक के लिए सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये तो हुई मौलिक अधिकारों की परिभाषा। अब बात करते हैं विश्व के अंतर्गत मौलिक अधिकार। विश्व में मौलिक अधिकार हैं, उनकी शुरुआत सबसे पहले किस देश के द्वारा की गई? तो विश्व की बात करें तो विश्व में ब्रिटेन एक ऐसा देश है, पहला देश है। वहाँ के राजा थे सम्राट जॉन, और सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में, कब, ध्यान रखना, विश्व के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने सन 1215 ईस्वी के अंतर्गत एक अधिकारों का घोषणा पत्र या अधिकारों का दस्तावेज वो प्रस्तुत करते हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। और इस दस्तावेज का नाम क्या रखा गया? मैग्ना कार्टा। अर्थात उन्होंने अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए वहाँ अपने 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम, सबसे पहले, याद रखना, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का निर्माण या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए, तो सबसे पहले इनका विकास है वो होता है ब्रिटेन के अंतर्गत। किसके द्वारा किया गया? सम्राट जॉन के द्वारा। और कब किया गया? 1215 ईस्वी में किया जाता है। अब देखो, मैग्ना कार्टा, इससे संबंधित भारतीय संविधान में है। इसके बात करते हैं मौलिक अधिकार। ये तो हुआ विश्व की बात। अब अपन बात करते हैं भारत की, कि भारत में मौलिक अधिकार है सर्वप्रथम कब, किसके द्वारा मांग की जाती है? तो सन 1895 ईस्वी में, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में भारत में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
अपने स्वराज विधेयक में, याद रखना विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज विधेयक में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई? मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। विश्व की बात पूछे तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार है ब्रिटेन, और भारत की बात पूछे कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसने की या मौलिक अधिकारों के विकास की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले आता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई? 1895 ईस्वी में। किस विधेयक में की गई? अपने स्वराज विधेयक में। एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था उन्होंने, और उस विधेयक के अंतर्गत भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। इसके अलावा भारत में इसका और विकास देखें तो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस के दो ऐसे महत्वपूर्ण अधिवेशन आते हैं, और उन दोनों अधिवेशनों में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 1927 का मद्रास अधिवेशन, 1927 का मद्रास अधिवेशन हुआ था, और उस मद्रास अधिवेशन के अंतर्गत भी भारतीय संविधान में या भारत के लोक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की बात की गई थी। तो ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर दूसरा आता है, इसी के कांग्रेस के द्वारा एक दूसरा और अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में, और कराची में हुआ था ये अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था? कराची में। तो कराची अधिवेशन 1931 के अंतर्गत और मद्रास अधिवेशन 1927, इन दो अधिवेशनों के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? इनसे संबंधित यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव, अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। यानी भारत में जो अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले भारत के अंतर्गत 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की शुरुआत की, और उसके पश्चात धीरे धीरे अनेक ऐसे दल हैं जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने दो अधिवेशन, 1927 का मद्रास अधिवेशन और 1931 का कराची अधिवेशन है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित उन्होंने प्रस्ताव पारित किए थे। तो ये तो हुई भारतीय संविधान में या भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की बात। अब अपन बात करते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कैसे समावेश किए गए, कहाँ से उद्धृत किए गए यानी लिए गए, इन सभी के बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा, इसका विकास हमें समझ में आ गया होगा। और अब अपन चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल थे, उनकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों की एक समिति नियुक्त की जाती है, समिति का गठन किया जाता है, मौलिक अधिकार समिति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का गठन किया गया, और उसके पश्चात दूसरे लेते हैं, इसके पश्चात एक उप समिति का गठन किया गया था। तो आपको पूछा जाए कि मौलिक संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। लेकिन उप समिति के बारे में पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी के द्वारा क्या की गई? उप समिति की अध्यक्षता की गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में, यानी कौन सा पार्ट आता है? पार्ट 3, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर के 35 तक, यानी अनुच्छेद 35 तक
12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का समावेश किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उसकी उप समिति थी जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। इन समितियों के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश कर लिया जाता है। तब एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर हैं, उनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने संविधान की अंत आत्मा का है यानी भाग 3 को या अपन कहें मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतः आत्मा के नाम से पुकारा है। संविधान की अंतः आत्मा अर्थात ध्यान रखना, ऐसे 2 प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक तो संविधान की आत्मा की बात कर चुका हूं मैं, किसको कहा जाता है संविधान की आत्मा? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसके अनुसार? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को M.V. पायली और T.S. भार्गव यानी भारतीय संविधान की जो बात करें अपन, तो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो अंतः आत्मा है वो तो कहा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने कहा है ये बात। और दूसरी बात है संविधान की आत्मा किसको कहा है? आपको पूछ लिया जाए कि M.V. पायली एवं T.S. भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा प्रस्तावना। और एक आता है अनुच्छेद 31 से संबंधित जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, उन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? देखो आत्मा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। संविधान की आत्मा यानी आपको अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 31 को कहा जाता है। किसने कहा? अंबेडकर ने। किसने कहा? अंबेडकर है, उन्होंने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 31 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर M.V. पायली और T.S. भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को कहा है। और यहाँ पर एक प्रश्न और आ गया मौलिक अधिकारों में कि संविधान के किस भाग को संविधान की अंतः आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को संविधान की अंतः आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अर्थात ये तीनों प्रश्न आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, इनको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, आत्मा से संबंधित ये 3 प्रश्न हैं, तीनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकारों को, यानी मौलिक अधिकार भी पूछ सकता है, मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतः आत्मा किसने कहा है, या आपको पूछ ले कि संविधान के भाग 3 को संविधान की अंतः आत्मा किसने कहा है, तो किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को। यानी मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखो मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्या कारण है?
क्या कारण है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? देखो, सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सम्राट कौन थे? सम्राट जॉन। इनके द्वारा वहाँ के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए एक दस्तावेज, लिखित दस्तावेज तैयार किया गया और उस लिखित दस्तावेज का नाम क्या था? मेग्ना कार्टा नाम रखा गया। क्या रखा गया? मेग्ना कार्टा। और इसी से प्रेरित होकर के, यानी विश्व में सबसे पहले मेग्ना कार्टा नाम रखा गया था, जो ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा जो 1215 ईस्वी में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो उनको मेग्ना कार्टा कहा गया। और इसी आधार पर, इसीलिए भारतीय संविधान है, उसके भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब बात करें अपन, संविधान का मेग्ना कार्टा हो गया। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से और किससे प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का मतलब होता है अधिकार, यानी अमेरिका में जो अधिकार दिए गए हों किसके तहत है? बिल ऑफ राइट्स। इसके तहत जो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है, इससे प्रेरित होने की होता है, प्रेरित है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, अर्थात वहाँ से उद्धृत किए गए हैं। तो ये हो गई हमारी सामान्य बात, सामान्य परिचय मौलिक अधिकारों का। अब अपन बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल विदेशियों को प्राप्त होते हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीयों को प्राप्त होने वाले, केवल नहीं, भारतीयों को प्राप्त होने वाले, भारतीयों को प्राप्त होने वाले अधिकार, कौन कौन से अधिकार? और एक कौन सा है? विदेशियों को प्राप्त होने वाले अधिकार। यानी ऐसे जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, और उन मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त होते हैं। तो अपन बात करें भारतीय संविधान में, अनुच्छेद आता है 15, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। 16, अनुच्छेद 16, 19, इसके अलावा 29 एवं 30, ये जो अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल, मैंने बात किया आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यानी इन सभी 5 जो अनुच्छेदों के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद आता है आर्टिकल 14, 15, 16 आ गए, 17 आ जाता है। इसके अलावा 14 से 70 नहीं, बाकी 20, 21 आ जाता है, 22 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो 6, 7 और 8, 26, 27 और 28, यानी ये मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 14 से लेकर के फिर 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27 और 28, ये सभी मौलिक अधिकार हैं, विदेशियों को प्राप्त होते हैं। और भारतीयों को प्राप्त होने वाले जो आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सभी अधिकार विदेशियों को और भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब अपन चलते हैं, ये तो हो गई भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित
यानी इसके विकास से संबंधित, इसकी उत्पत्ति से संबंधित और भारतीय संविधान में कैसे मौलिक अधिकारों का समावेश किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकार शुरुआत से लेकर के अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अति महत्वपूर्ण कथन है न्यायाधीश सप्रू का। न्यायाधीश सप्रू ने मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने के संदर्भ में क्या कहा है? तो न्यायाधीश सप्रू है, उन्होंने कहा है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया है? ध्यान रखना, संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का प्रमुख उद्देश्य है नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना। ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा सुरक्षा प्रदान करना, यानी नागरिकों को ये सभी तत्व प्रदान करना, ये सभी चीज़ें प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। यानी आपको न्यायाधीश सप्रू है उसकी मौलिक अधिकारों से संबंधित परिभाषा भी पूछी जा सकती है, या फिर इसका अंदर से एक प्रश्न बनाए कि न्यायाधीश सप्रू के अनुसार मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करना, समानता प्राप्त करना, न्याय प्राप्त करना और इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त करना, इनका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है न्यायाधीश सप्रू के द्वारा। अब मौलिक अधिकारों में अपन ने बात कर ली थी कि मौलिक अधिकार क्या है, मूल अधिकार भी बोलते हैं या मौलिक अधिकार। तो अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति या नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण राज्य के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार तो क्या हो गए? मौलिक अधिकार हो गए। सर्वांगीण विकास में सहायक होने के कारण इनको क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। फिर है प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? यानी प्राकृतिक अधिकार, देखो नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी प्रकृति, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य है वो एक प्रकृति से काफ़ी घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, और ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्रकृति का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। यानी प्रकृति का एक सदस्य होने के कारण जो नागरिक को प्राप्त होने वाले अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात सीधी सी है, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, और परिभाषा के आधार पर यदि आपको परिभाषा इन दोनों की याद है तो परिभाषा के आधार पर इनमें आप एक अंतर मुख्यतः कर सकते हैं। इसके पश्चात चलते हैं अपन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, यानी आपके संविधान, आपके जो अध्याय हैं 2 में मौलिक अधिकारों से संबंधित, उसमें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का उल्लेख तो नहीं किया गया है, परंतु जब अपन मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उनकी अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है, और उन विशेषताओं को आपको जब आप पूरा अध्ययन करते हैं तो उस विशेषताओं को पूछा जा सकता है। तो छोटी छोटी 3-4 विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं का मैं वर्णन करता हूं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, यानी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है वो है मौलिक अधिकारों की, उसको अपन कह सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार है न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। यानी न्यायालय में परिवर्तनीय, अर्थात परिवर्तनीय का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों है? क्योंकि इसका तात्पर्य ये होता है कि मौलिक अधिकार, यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अर्थात अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमें स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। अतः मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है?
कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर, इनका हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार वैयक्तिक होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वैयक्तिक होते हैं, वैयक्तिक, अर्थात ये किसी व्यक्तिक होते हैं। मतलब वैयक्तिक होने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार किसी एक विशेष नागरिक को नहीं प्राप्त होते बल्कि सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उस देश में, उस राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है और इसी कारण ये क्या है? वैयक्तिक होते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं। ध्यान रखना, स्वतः लागू होते हैं, अर्थात इनको होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये कानून से ऊपर होते हैं, यानी ये स्वतः ही हो लागू होते हैं, किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इनको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये स्वतः ही लागू होते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनकी प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है? प्रकृति है वो होती है नकारात्मक। कैसे होती है? यानी अब मुझे मौलिक अधिकार हैं, प्राप्त हैं, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मौलिक अधिकार मुझे ऐसा करने से, किसी को चोट पहुंचाने से मुझे मना करते हैं, रोकते हैं। इस कारण से इनकी प्रकृति क्या हो गई? नकारात्मक हो गई, अर्थात किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करने के कारण से यदि हमें कोई रोकने वाली शक्ति है तो वो कौन है? मौलिक अधिकार, अर्थात रोकने वाली शक्ति जिसके अंतर्गत होती है वो क्या होते हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, इसमें मौलिक अधिकार हैं, इनकी विशेषताएं हैं। इन छोटी छोटी 4 विशेषताएं हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय, अर्थात इनको न्यायालय में हम इनका हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिक होते हैं, अर्थात ये सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, सभी नागरिकों को समान रूप से, ध्यान रखना, समान रूप से प्राप्त होते हैं, न कि किसी को कम किसी को ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और तीसरी बात इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये स्वतः लागू होते हैं। और क्यों? क्योंकि इनको लागू करने के लिए किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती है। और पांचवा है ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो ये हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? प्रश्न ये है कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है या नहीं? एक प्रश्न तो ये, यदि किया जा सकता है तो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपको पूछा जा सकता है कि क्या मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। प्रश्न नोट कर लेना ये, क्या मौलिक अधिकारों का, क्या मौलिक अधिकारों का हनन या उनको बोलते हैं प्रतिबंधित या फिर कहते हैं समाप्त किया जा सकता है? तो प्रश्न ये है कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, क्या उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? तो इसका एक लाइन में उत्तर पूछे तो आपको देना है हाँ, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, उनका प्रतिबंधित उनको किया जा सकता है। हनन करने का मतलब कि यहाँ पर अन्यथा न ले, प्रतिबंधित से ही ले, ठीक है? तो उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों का हनन है या उनका जो समापन है वो राष्ट्रहित और नागरिक हित में किया जा सकता है। 2 ही कारण हैं, कौन से? राष्ट्रहित में और नागरिक हित में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसको हटा देना आप, हनन की जगह प्रतिबंधित या समाप्त लिख लेना। क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। कब किया जा सकता है? जब राष्ट्रहित और नागरिक हित की बात आए तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो ये होता है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी। अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो उनका समावेश क्यों किया गया, यानी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या इनका महत्व रहा है, तो उनका अध्ययन अपन करते हैं। तो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर रह कर के और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।